नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 9वीं कक्षा का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में हरिशंकर प्रसाई जी ने जो ये लेख लिखा है, ये व्यंग्य विधा पर आधारित लेख है, जिसमें हरिशंकर प्रसाई जी ने व्यंग्य किया है आज के समाज पर, लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेखक परिचय करेंगे। हरिशंकर प्रसाई जी का जो जन्म है वो सन 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और इसके बाद 1947 के बाद से वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। हरिशंकर प्रसाई जी की मुख्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये भी इनका व्यंग्य संग्रह है। तो ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो दूसरा, हरिशंकर प्रसाई जी के संबंध में अगर हम बात करें तो इन्होंने हमेशा ही जो अपने व्यंग्य लेख लिखे हैं उनमें शोषण के विरुद्ध जो है साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है और इन्होंने हमेशा ही अपने जो व्यंग्य हैं वो आदर्श रूप में प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर जो इनका ये पाठ है प्रेमचंद जी के फटे जूते, इसमें उन्होंने प्रेमचंद जी की सादगी को व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया है कि मुंशी प्रेमचंद जी किसी प्रकार के दिखावे में यकीन नहीं करते थे, बल्कि वो वास्तविकता का डट कर सामना किया करते थे। प्रारंभ करते हैं पाठ। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनफटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी की वेशभूषा का वर्णन किया है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अगर इस तरीके का कोई का प्रश्न आता है कि जो व्यक्तित्व का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है उसे बताइए, तो आप इसमें ये चीज़ लिखेंगे कि भाई उन्होंने जो है सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी बांधी हुई है, कुर्ता धोती पहना है और जो उनकी कनफटी है वो चिपकी है, गालों की हड्डियां भी उनकी जो है ऊपर को हैं और जो है उनके चेहरे पर घनी मूछें हैं। साथ ही अगर उनकी वेशभूषा का जिक्र करें तो उन्होंने अपने पाँव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं और जिनके जो बंद हैं, जिन्हें आप अंग्रेज़ी में लेसिस कहते हैं, उन्हें भी ढंग से नहीं बांधा हुआ है और जो है उनकी लोहे की पतरी भी निकली हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी की वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, यहाँ लेखक ये भी बता देना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो इतने बड़े उपन्यासकार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकली है। बताया है कि एक पैर का जूता बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है उसमें से उंगली बाहर निकली हुई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी लेखक ने क्या कहा है कि जो लोग हैं वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है, चाहे हम हों और आप हों, अपने आप को बहुत ही बनावटी तरीके से पेश करते हैं, अच्छे से अच्छा पहनने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि अरे भैया, मुंशी प्रेमचंद जी तो जो के त्यों जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए हैं। जाहिर सी बात है कि इनके पास और पोशाक नहीं है और जैसा है वैसा ही सबके सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है?
और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह तुम्हारी अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। तो देखिए यहाँ पर जो है बेटा लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है कि वो कहते हैं कि जब मैं मुंशी प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो लोग जो है, फोटोग्राफर हंसने के लिए कहता है, लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी मानो इतने दुखों से भरे हुए थे कि कहीं अंतर मन में जो ऊपर तक हंसी लाने में भी जो है उनको कठिनाई हो रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने धोती पहनी थी उससे वो अपने पैर की उंगली को छुपा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इसे छुपाने का प्रयास नहीं किया। जैसे थे बिल्कुल वैसे ही वो बैठे रहे। इन्होंने देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मतलब आप लोगों को जो है सच्चाई बताने में किसी प्रकार का कोई भी गुरेज नहीं है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा ही वास्तविकता के साथ जीने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद यह एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। देखिए यहाँ पर लेखक ने कहने का प्रयास किया है, कल्पना कर रहे हैं कि शायद मुंशी प्रेमचंद जी फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया होगा और इसके बाद जो है उन्होंने इसके लिए हामी भर दी होगी। लेकिन जैसा उन्होंने जूता पहना था वो वैसे ही जूते पहनकर जो है सबके सामने आ गए। फिर वो कहते हैं कि उनकी आँखों में जो एक दर्द भरी चमक थी उसे आसानी के साथ पढ़ा जा सकता था, अर्थात जो हीनता थी, जो समाज की चिंता उनके अंदर थी, उसको आसानी से देखा जा सकता था। फिर कहते हैं तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अरे लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांग की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो के खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या कुछ कर लेते हैं, कि फ़ोटो जो है लोग समझते हैं कि यही उनका जो है प्रतिबिंब है, उनका प्रतिरूप है, और फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लेते हैं कि लोग तो इतना दिखावे में यकीन करते हैं कि अगर किसी को वर भी दिखाना हो, शादी के लिए अपना बेटा भी दिखाना हो, तो दूसरों का कोट मांगकर उसे पहना देते हैं, दूसरों की मोटर गाड़ियों से बारात निकालते हैं। अरे और तो और यहाँ तो बिल्कुल अति हो जाती है कि लोग फ़ोटो में किसी दूसरे की बीवी को ही अपनी बीवी बताकर फ़ोटो तक खिंचवा लेते हैं। और तुमने जो है तुम जानते ही नहीं कि आखिर क्या। अरे लोग तो जो है फ़ोटो खिंचवाने से पहले इत्र जो परफ्यूम तक लगा कर जाते हैं, जैसे मानो फ़ोटो में से ही खुशबू आएगी। लेकिन तुम तो जो है दिखावे को बिल्कुल भी नहीं जानते। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना
मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। देखिए यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी व्यंग्य भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में पीड़ा भी है कि समाज में जो युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट और इतने बड़े जो कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनका जूता इस कदर फटा हुआ था। फिर उन्होंने टोपी और जूते के अंतर को बताया है कि जूता जो है केवल आज से ही नहीं, कभी से महंगा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या व्यंग्य किया है कि सिर पर पहनने वाली जो टोपी है वो सस्ती है और जो पैरों में पहनने वाला जूता है वो आज से नहीं, पुराने ज़माने से ही महंगा रहा है। तो ये भी हमारे लिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। फिर कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव जो है वो सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक ने कितना बड़ा व्यंग्य किया है कि भैया हमारे जैसे लोग जो हैं वो इतना दिखावे पर मरते हैं, इतना मतलब अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं कि अंदर से भले ही खोखले हो जाएं। जैसे यहाँ शब्द की इस्तेमाल किया ना कि भैया मेरी उंगली नहीं दिखती लोगों को, लेकिन मेरा नीचे से पंजा जो नीचे से जो तलवा घिस चुका है उसके कारण जो मेरा पंजा है वो बिल्कुल लहूलुहान हो चुका है, घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जो है अपनी अंगुली बाहर नहीं दिखने देता हूँ। जबकि मुंशी प्रेमचंद जी की अगर अंगुली निकल आई जूते से बाहर तो निकल आई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आप जो हैं पर्दे का महत्व नहीं जानते, आपके सामने जो जैसा है वो वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी खोखलेपन में नहीं जीना चाहिए, उसे अपनी कमियों को जो है छुपाने का प्रयास न करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। देखिए यहाँ पर लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का विवरण कर दिया है, उनकी जो पूस की रात, गोदान, जिसमें उन्होंने पीड़ा को व्यक्त किया है, हमारे समाज के मज़दूर वर्ग की, गरीब वर्ग की, किसान वर्ग की और महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त किया है। और इसी कारण जो है जो महान सम्राट हैं वो भी काफ़ी चिंता मगन है, और इसीलिए लेखक ये कहता है कि तभी जो है आपकी मान लो हंसी बाहर नहीं निकल पाती है। और मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे कि या तो तुमने जो है बनिए को जो ब्याज देना था, पैसा देना था, उससे बचने के लिए तुमने चक्कर लगाए होंगे। कैसे फट गया तुम्हारा ये जूता? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंबन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पनैया घिस बिसर गयो हरि नाम, कि अब तो जो हरि का नाम भी बिसर गया है, आने जाने में ही इस तरीके की हालत हो गई है। फिर कहते हैं और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था,
उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखिए यहाँ पर लेखक ने जो टीले शब्द का प्रयोग किया है वो मुसीबतों के लिए किया है। वो कहते हैं कि तुमने रास्ते में आने वाली मुसीबतों के साथ जो है पंगा लिया है, उनके साथ दो दो चार करने की कोशिश की है, और यही कारण है कि तुम्हारा जूता जो है फट गया और तुम्हारी उंगली बाहर आ गई। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह के बताना चाहते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो मुश्किलों से घबरा कर बैठने वाले नहीं थे, बल्कि समाज में जितनी भी मुश्किलें आई उनका उन्होंने डटकर सामना किया। वो चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो देखिए यहाँ पर भी उनके व्यक्तित्व की एक झलक जो लेखक ने दिखाई है कि मुंशी प्रेमचंद जी जिससे भी घृणा करते हैं वे उससे हाथ की उंगली से भी इशारा करना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि पाँव की उंगली से ही मानो इशारा कर रहे हैं। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है इस अंतिम गद्य में लेखक ने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी सब समझते हैं। वो कहते हैं कि दिखावे में तुम अपने हृदय की चोट को और गहरा कर लेते हो। इस दिखावटी जीवन के कारण तुम अपनी उंगली को तो जो है छिपा सकते हो, लेकिन तुमने अपने तलवे को घायल कर लिया है। अर्थात कहीं ना कहीं लेखक ने ये कहने का प्रयास किया है कि मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे लोगों के ऊपर हंसते हैं, उनकी तरफ उन लोगों से घृणा करते हैं जो दिखावे के कारण अपने जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं, अपने जीवन को आदर्श रहित और खोखला कर लेते हैं, और ऐसे ही लोगों पर जो वो व्यंग्य मुस्कान है ऐसे ही लोगों पर करते हैं। तो हरिशंकर प्रसाई जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि मुंशी प्रेमचंद जी वास्तविकता का साथ देने वाले थे, उन्हें सच्चाई स्वीकार करने में किसी प्रकार का भी कोई गुरेज नहीं था, और इस व्यंग्य के माध्यम से वो हम पाठकों को और आम जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी दिखावे के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि दिखावटीपन से ऊपर उठकर हमें जो है वास्तविकता का साथ देना चाहिए, वास्तविकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और अपनी गलतियों को ना छुपाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करने की जो है हमारे अंदर और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करता है, सच्चाई को स्वीकार करता है, तो उसी के आधार पर जो है वो अपना सही जीवन व्यतीत करता है और उसे किसी प्रकार का जो है डर जीवन में नहीं सताता है। इसलिए मनुष्य को, जहाँ लेखक ने बीच में एक पंक्ति कही थी कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और लोग तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि आज की इस अंधाधुंध दौड़ में जो है मनुष्य का जीवन केवल और केवल दिखावे पर आधारित हो गया है। वो संसार को अपनी वास्तविकता या अपने साथियों को अपनी वास्तविकता ना दिखाकर केवल और केवल भ्रम में जीवन व्यतीत
कर रहा है। जबकि जो मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व था वो बिल्कुल उलट था। उन्होंने मार्ग में आने वाली हर समस्या का डट कर मुकाबला किया और अपने जीवन को जो है एक आदर्श जीवन की भांति उन्होंने व्यतीत किया और वास्तविकता के साथ जिया। धन्यवाद।